हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली हम लोगों ने कल चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था और आज हम लोग चैप्टर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और आज हम इसे ख़त्म कर देंगे। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पार्टीशन। पार्टीशन में कितना मर्डर, रेप्स वो सब हुआ, वो सब हम लोग देख रहे थे। और उसमें हम लोग आज कॉन्सिक्वेंसेस देखने वाले हैं, मतलब क्या क्या उसमें निष्कर्ष निकल रहा है। तो वही है, चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। और ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। द ईयर 1947 वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट अब्रप्ट, क्या क्या लिखा है यार, अनप्लान्ड एंड ट्रेजिडिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन दैट हिस्ट्री हैज नॉन। तो ये बोल रहा है कि जो 1947 का जो ईयर था, वो पूरा वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ है जो 1947 का इंडिया में हुआ है। वो 1947 में जो इंडिया में जो माइग्रेशन हुआ है, वो पूरा वर्ल्ड में ऐसा कभी भी हम लोग को देखने को नहीं मिला था, ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखने को मिला था। इतना सारा किलिंग्स हुआ, एट्रोसिटीज हुआ, किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। इंडिया में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है। इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी रूथलेसली किल्ड एंड मेंटेन एंड मैम्ड पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी। क्या कर रहे थे कि बोल रहे थे कि हम हिंदू है, तुम मुसलमान हो, तो ऐसे करके हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है। जहाँ भी कोई मेजोरिटी वाला स्टेट है वहाँ पे, मतलब मान लीजिए कोई हिंदू मेजोरिटी वाला जगह है, वहाँ पे कोई मुसलमान घुस जाए तो उन लोग को काफ़ी ज़्यादा मारा जा रहा है। तो ऐसे करके काफ़ी सारे लोग मारे गए थे, काफ़ी सारे लोग। मैंने आप लोगों को तो कहा था शायद कि कितने 8 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे। तो वो इतना इतना ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तो ठीक है, देख ही सकते हैं। सिटीज लाइक लाहौर, कैसे कैसे सिटीज, जैसे कि लाहौर, लाहौर मुस्लिम वाला जगह था। अमृतसर, कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स। ये सब क्या बन गए, ये सब कम्युनल जोन्स बन गए। मतलब यहाँ पे कम्युनल जोन, इतना इधर से भी मार रहा है, इधर से भी मार रहा है, इधर से भी मार रहा है, काफ़ी ज़्यादा मारपीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रूथलेसली किल किया जा रहा है एक दूसरे को। और वहाँ क्या क्या हो रहा है, मुस्लिम वुड अवॉइड गोइंग इनटू एरिया वेयर मेनली हिंदूज एंड सिख्स लिप्त। और मुस्लिम लोग क्या कर रहे थे कि उन लोग उस जगह को नहीं जा रहे थे जहाँ पे हिंदू और सिख है, और सेम वैसे ही वाइस वर्सा, जहाँ पे मुस्लिम एरिया ज़्यादा है वहाँ पे हिंदू लोग नहीं जा रहे थे। तो वही है, हिंदू भी नहीं जा रहे थे। और फोर्स्ड टू अबंडन देयर होम्स, और ऐसा ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा था, कि ज़बरदस्ती बोला जा रहा था कि आप लोग यहाँ से हटिए। जहाँ भी वो कोई मुस्लिम जगह में कोई हिंदू रहता था तो उन लोग को, और ऐसे करके उन लोग एक बॉर्डर से दूसरे, मतलब एक बॉर्डर से इस पार से उस पार जाते थे। पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग, उन लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतों से उन लोग को गुजरना पड़ा। माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर फ्लेड देयर होम एंड ऑफर सिक्योर टेम्परेरी शेल्टर इन रेफ्यूजी कैंप्स। तो माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज क्या होता है, माइनॉरिटीज मतलब कोई भी इंसान, कोई भी जो कम्युनिटी है वो वो परसेंटेज वाइज कम हो, दूसरे रिलीजन के बेसिस पे वो परसेंटेज वाइज कम हो, तो उसको हम लोग माइनॉरिटी कहते हैं। तो माइनॉरिटी लोग क्या कर रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे। पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी होगा और इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी होगा, तो वैसे इधर से उधर भाग रहे थे। उन लोग रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे, टेम्परेरी शेल्टर। रिफ्यूजी कैंप मतलब क्या होता है, रिफ्यूजी लोग जहाँ पे रह रहे थे, मतलब ऐसे बना दिया था नेहरू जी की, आप लोग को जब तक जमीन वमीन नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा है, आप लोग यहाँ पे रहिए। तो और वैसे करके कई कई लोग तो सालों तक रहे थे, कई कई लोग महीनों तक रह रहे, कई कई लोग सालों तक रह रहे थे। दे ऑफन हेल्पफुल often help unhelpful local administration and police in what was till recently their own country। और पुलिस भी उस टाइम पे नया नया आया था ना, पुलिस को भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। दे ट्रेवल्ड टू अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर बाय ऑल सॉर्ट ऑफ मीन्स। उन लोग क्या कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, किसी भी तरीके से उन लोग ट्रेवल कर रहे थे, चाहे वो फुट से ही कभी कभी ट्रेवल कर रहे थे। कोई कोई लोग, जैसे हम लोगों ने लॉकडाउन पे देखा था, लॉकडाउन पे आदमी चल चल के ही निकल गया था अपना घर। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी वेयर दे वेयर ऑफन अटैक्ड, इस जर्नी के दौरान कई लोगों को मारा गया जा रहा था ट्रेन में। मैं आपको वो वीडियो दिखा दूंगा कैसे करके वो मारा जा रहा था, किल किया जा रहा है, मार दे रहा है, पूरा रेप कर दे रहा है लड़कियों का। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन वेयर एब्डक्टेड, कई सारे मतलब हजारों लड़कियों का तो ये किडनैप कर दे रहा था। दे वेयर मैड टू इनटू कन्वर्ट फोर्स्ड इनटू मैरिज। और उन नहीं, ये क्या बोला, दे वर मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ द अडॉप्टर। और जो उन लोग को एबडक्ट कर रहे थे, मतलब अगवा कर रहे थे, उन लोग उसके रिलीजन के बेसिस पे, मान लीजिए कि कोई मुसलमान आदमी उसे अगवा कर रहा है, तो वो उसे लड़की को भी मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहा था और उसके बाद उसे शादी कर रहा था। इन मेनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स। और बहुत सारे केसेस में तो ऐसा देखा गया कि उनके फैमिली मेंबर ही उसे मार दे। क्यों मारे, क्योंकि उन लोग को लग रहा था कि अगर हम लोग इसे नहीं मारेंगे तो कोई दूसरा कम्युनिटी का आदमी आएगा, दूसरा रिलीजन का आएगा और इसे ले जाएगा और फिर गंदा गंदा चीज़ करेगा, तो इसीलिए मार देते हैं। वैसे करके मार दिया, टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर, ताकि उन लोग का इज्जत बचा रहे, इज्जत। तो वही है, मैनी चिल्ड्रेन
वेर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बहुत सारे चिल्ड्रंस उसके पेरेंट्स से सेपरेट हो गए। फिर दोज हु डिड मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर, और जो लोग बाय चांस गलती से चले ही गए, सब पहुंच गए, मान लीजिए पहुंच गए, तो उन लोग का क्या हो रहा था, उन लोग का कोई घर नहीं दिख रहा था। फॉर लाख्स ऑफ दीज रिफ्यूजी कंट्रीज फ्रीडम मीन इन लाइफ इन रिफ्यूजी कैंप, तो लाखों लोग ऐसे, उन लाखों लोगों का मतलब घर क्या हो गया था, एक टाइप से कि रिफ्यूजी कैंप ही उन लोग का घर हो गया था। फॉर मंथ्स एंड समटाइम्स फॉर ईयर्स, कई लोग महीनों तक रह रहे थे, और कई कई लोग तो सालों तक वैसे ही रह गए थे रिफ्यूजी कैंप में, टेंट लगा के, समझ ही सकते हैं। राइटर्स, पोएट्स एंड फिल्म मेकर्स इन इंडिया, बाद में जब ऐसा फिल्म मेकर्स, राइटर्स और ये इसका जब बताते हैं कि ऐसा क्या क्या हुआ था, कोई फिल्म मेकर बताता है, मतलब फिल्म में दिखाता है, तो क्या दिखाता है, पाकिस्तान एंड इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एक्सप्रेस द रूथलेसनेस ऑफ द किलिंग्स एंड द सफरिंग ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड वायलेंस इन देयर नॉवेल्स, तो उन लोग अपना नॉवेल्स में, कहानी वाले किताब में दिखाते हैं कि कैसे कितना ज़्यादा सफरिंग हुआ था, कितना ज़्यादा किलिंग हुआ था, कितना ज़्यादा ट्रॉमा हुआ था, उससे गुजरा था। शॉर्ट स्टोरीज, पोएम एंड फिल्म्स, ये सब में भी दिखाता है, मतलब नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम एंड फिल्म में मूवी डायरेक्टर लोग दिखाएगा। वाइल रिकाउंटिंग द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, अगर हम लोग उसको जो पार्टीशन के दौरान जो हुआ ट्रॉमा, जो सदमा लगा, उसको अगर हम लोग काउंट करें, तो दे ऑफन यूज्ड द फ्रेज दैट द सर्वाइवर्स देमसेल्फ यूज्ड टू डिस्क्राइब पार्टीशन एज द डिवीजन ऑफ हर्ट, तो उस लोग उसे कैसा दिखा, रिकाउंटिंग नहीं था, हाँ रिकाउंटिंग ही था, तो उन लोग अगर ऐसा जब उसे काउंट किया, फिर उसे ऐसा बोला कि आप इसे डिस्क्राइब कीजिए, तो उन लोग उसे कैसा डिस्क्राइब करते हैं, बोलता है कि डिवीजन ऑफ हर्ट, दिलों का बांट जाना, दिलों का बढ़ जाना, इंडिया पाकिस्तान बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है उतना सालों से, आप सोच लीजिए ना, उतना सालों से, और हजारों सालों से वो लोग क्या थे, उन लोग एक साथ रहते थे, अशोक के टाइम पे पूरा अफगानिस्तान तक कब्जा था, फिर ब्रिटिश आके क्या क्या करके चले गए, तो वही है, डिवीजन ऑफ हर्ट कर दिया, पूरा दिल को डिवाइड कर दिया। द पार्टीशन वॉज नॉट मेनली ए डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज लाइबिलिटी, पार्टीशन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ प्रॉपर्टीज का डिवीजन में, मतलब बस जमीन बटा, वैसा नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ लाइबिलिटीज जो उधार उधार है वो सब बटा, ऐसा नहीं है, और कुछ एसेट्स मतलब जो खजाना हो जाना होगा, और ए पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द कंट्री, ये सभी नहीं है, इसके अलावा क्या है, और एडमिनिस्ट्रेटिव अपार्टस, ये सभी नहीं है, मतलब ठीक है। और क्या क्या चीज़ डिवाइड हुआ है, what also got divided were the financial assets and things like tables, chairs, typewriters, paper clips, books and also musical instruments, मतलब समझ रहे हैं, ऑफ द पुलिस बैंड, मतलब क्या बोल रहा है कि इन लोग का ऐसा नहीं कि बस प्रॉपर्टीज डिवाइड हुआ, लाइबिलिटीज, एसेट्स, फिर क्या बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो अपैरेटस है वो डिवाइड हुआ, ऐसा नहीं बोल रहा है, टेबल कुर्सी तक डिवाइड हुआ है, टेबल कुर्सी तक, सोच रहे हैं, मतलब एक टेबल कुर्सी है रखा हुआ, उसमें भी ये बोलता है कि हम ये ले जाएंगे, जिन्ना बोलता है हम ये ले जाएंगे, फिर नेहरू जी बोलता है नहीं ये हम रखेंगे, ऐसे करके हुआ था। 80-20 का रूल लगता है, 80-20, 80% हिस्सा इंडिया में रहेगा, 20% कहाँ रहेगा, पाकिस्तान में, तो ऐसे करके फिर बहुत सारा चीज़ डिवाइड हुआ। द एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेलवेज वेर ऑल्सो डिवाइडेड, यहाँ तक कि जो रेलवे एम्प्लॉयज था, जो पुलिस एम्प्लॉयज था, जो मतलब जो नौकरी कर रहे थे ब्रिटिश टाइम में, वो भी डिवाइड हो गए, कुछ लोग इधर रह गए, कुछ लोग उधर रह गए। अबोव ऑल इट वाज अ वायलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज हु हैड हिदरदो लिव टुगेदर एज नेबर्स, जो लोग पहले एक दूसरे के साथ एकदम प्यार से रहते थे, पड़ोसी जैसा रहते थे एकदम प्यार से, वो अब दुश्मन बन गए एक दूसरे के। अब आप पाकिस्तान में मान लीजिए कि कोई पहले एक आर्मी ऑफिसर था, वो इंडिया का था, अब वो जब डिवाइड हुआ, पार्टीशन हुआ, तो अब मान लीजिए वो पाकिस्तान का बन गया, तो अब उसे वो पाकिस्तान इंडिया को कैसे देखेगा, जबकि जो पहले वो उसका भाई था, लेकिन अब उसे वो कैसे देखेगा, अब बोलेगा कि नहीं, अब वो मेरा नुकसान कर सकता है, तो वो एकदम उसको मारने का कोशिश कर सकता है, तो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा गलत चीज़ हो रहा था, मतलब दिल से बुरा हो रहा था। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट पार्टीशंस फोर्स्ड अबाउट 80 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर, तो ऐसा माना जाता है, मतलब एस्टिमेट किया गया था कि लगभग 80 लाख लोग ये हुए थे, बॉर्डर इधर से उधर हुए थे, इधर से उधर। बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड टू वायलेंस, और लगभग 5 से 10 लाख लोग, मैंने 8 लाख कहा था, 5 से 10 लाख लोग पार्टीशन के दौरान मारे गए थे। बहुत लोग ट्रेन में जा रहे थे, बहुत लोग चल के जा रहे थे, ऐसे करके मारे जा रहे थे, रेप करके मार दे रहा था, ऐसे करके बहुत सारा चीज़ हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा ही वायलेंस था उस टाइम पे। Beyond the administrative concern and the financial strain, however, the partition posed another deeper issue, तो बोल रहा है कि अब ये तो हो गया, अब ये बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न और फाइनेंशियल स्ट्रेन तो हो गया, लेकिन इसके साथ और क्या क्या हुआ। हाउएवर द पार्टीशन पोज्ड अनदर डीपर इशू, कौन सा इशू है, द लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल स्ट्रगल डिड नॉट बिलीव इन टू नेशन थ्योरी, तो इंडिया के जो नेशनलिस्ट थे, मूवमेंट में जो लीडर थे, स्ट्रगलर थे, उन लोग इस पर भरोसा नहीं करते थे। जैसे मुस्लिम, ऑल इंडिया मुस्लिम लोग तो खाली पाकिस्तान का डिमांड, मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए, लेकिन इंडिया के लोगों को ऐसा नहीं था। इंडिया के जो रियल वाले थे, जो हिंदू वाले थे, या फिर आप बोल सकते जो भी कांग्रेस के थे, और जो
दूसरे नेता थे, वो लोग यही मांग करते थे कि हम लोग को सेल्फ गवर्निंग बॉडी चाहिए और हम लोग सबको सबके लिए इक्वलिटी रहेगा, छुआछूत को कम करना है, वो सब चीज़। ऐसा नहीं सोचा था कि हम लोग अलग कर देंगे। तो एंड येट पार्टीशन ऑन रिलीजियस बेसिस हैड टेकन प्लेस, और फिर भी बोल रहा है कि ये पार्टीशन क्या रिलीजन बेसिस पे लिया गया, मतलब इन लोग कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। डिड दैट मेक इंडिया हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली? जब बोल रहा है कि पाकिस्तान बना, पाकिस्तान फुल्ली मुस्लिम स्टेट है, मुस्लिम स्टेट का मांग करते हुए पाकिस्तान बना, तो क्या अब इंडिया इंडिया बन के मतलब इंडिया से सारा पाकिस्तानी तो चला गया, अब क्या इंडिया हिंदू स्टेट बन जाएगा? नहीं, अब सारा आदमी नहीं गया था, कुछ कुछ मुस्लिम्स थे, कुछ कुछ मुस्लिम जो अच्छे आदमी थे जो यहाँ पे थे, उन लोग वो वाले जिन्ना के भ्रम में नहीं थे, तो उन लोग यहाँ पे थे। उन लोग को लगा कि नहीं, इंडिया में, इंडिया अच्छा जगह, इंडिया हमारी हमारी मातृभूमि है, तो इसलिए इंडिया हमारे हम लोग इंडिया के साथ रहे, मतलब हाँ हाँ, हम लोग इंडिया के साथ रहे। कुछ लोग ऐसे ही वापस आ गए, कुछ काम नहीं मिला वहाँ पे तो आ गया, तो ऐसे करके आया। तो क्या अब ये हिंदू स्टेट बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन आफ्टर ए लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम टू द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान, बोल रहे बहुत बड़ा अमाउंट में मुस्लिम लोग पाकिस्तान चल गए। द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकाउंटेड फॉर 10 to 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 1951। तो फिर भी बोल रहा है चले गए, लेकिन फिर भी 10 to 12% पॉपुलेशन 1951 में मुस्लिम था। और 10 to 12% मुस्लिम मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है उस टाइम पे। अगर हम माने उस टाइम पे पॉपुलेशन एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी आप 50 करोड़ मान लीजिए। 50 करोड़ में अगर 10% से 12% हो रहा है, तो आप मान लीजिए कि 5 से 8 करोड़ लोग अभी भी हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इनके लिए ऐसा नहीं कर सकते कि हम हिंदू स्टेट बना दें और उन लोग को इक्वेलिटी ना दे, ऐसा नहीं कर सकते। सो हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इट्स मुस्लिम सिटीजन्स एंड अदर रिलीजन्स माइनॉरिटी? तो बोल रहा है कि अब ये हिंदू स्टेट नहीं करेगा तो क्या करेगा, उन लोगों को कैसे ट्रीट करेगा? तो वही इसीलिए हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वेलिटी सबको दिया गया। सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैविस, सब बहुत सारे रिलीजन्स थे, तो क्या हिंदू स्टेट बना देंगे? नहीं बनाए हम लोग। द पार्टीशन हैज ऑलरेडी क्रिएटेड सीवियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज। तो वो रहा पार्टीशन जब हुआ उसी में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही गया, कि बोल दिया कि एक मुस्लिम बन रहा है तो एक ऑटोमेटिक, मतलब एक क्या बोल सकते कि मिक्सचर था, एक मिक्सचर में आप उसमें से बादाम निकाल लिए, बादाम निकाल लिए, अब तो वो पूरा येलो ही ना दिखेगा, तो वो चीज़ हो गया कि अब तो उसमें मुस्लिम नहीं है वैसा ही दिखेगा। तो क्या अब वो हिंदी स्टेट बन गया? नहीं बनेगा। लेकिन जो पार्टीशन हुआ उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ दिक्कत तो हुआ है। हम्म। तो दे वेर कंपीटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिहाइंड दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो उन लोग ये जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें कॉम्पीट कर रहे थे, कौन सा? इंडियन लीडर्स। द मुस्लिम लीग वाज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम इन कॉलोनियल इंडिया। तो मुस्लिम लीग क्या चाहता था जब आज़ाद नहीं हुआ था, तो क्या चाहता? हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए। इट वॉज द फोर फ्रंट ऑफ द डिमांड ऑफ फॉर ए सेपरेट मुस्लिम नेशन। उन लोग का फोर फ्रंट, उन लोग का सबसे पहला मांग क्या था? हम लोग को सेपरेट मुस्लिम नेशन चाहिए। क्यों चाहिए? हम लोग को मुस्लिम का इंटरेस्ट को बचाने के लिए। Similarly, there were organizations which were trying to organize the Hindus in order to turn India into a Hindu nation। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम में ही ऐसा आदमी था, हिंदू में भी कुछ कुछ ऐसे लोग थे। उन लोग मांग कर रहे थे कि हम लोग को हिंदू स्टेट चाहिए, हम लोग को हिंदू स्टेट चाहिए, अरे हम लोग को हिंदू स्टेट चाहिए। तो most leaders of the national movement believe that India must treat persons of all religions। मतलब बोल रहा है कि लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस चीज़ में बिलीव करते थे। क्या चीज़ में? कि नहीं, जो इंडिया में जो रिलीजन है वो सारे रिलीजन के लोगों को ये दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वली दिया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा इक्वली। एंड इंडिया शुड नॉट बी कंट्री दैट gave superior status to the adherent of one faith and inferior to those who practice another religion। तो बोल रहा है इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो मेजोरिटी में जो रिलीजन है उसको हम लोग ज़्यादा पावर देंगे और जो मेजोरिटी में नहीं है उन लोग हम लोग थोड़ा धिक्कार देंगे, ऐसा नहीं होगा। ऑल सिटीजन्स वुड बी इक्वल रिस्पेक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एफिलिएशन। चाहे कोई भी रिलीजन का आदमी हो, वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो इक्वल होगा। बीइंग रिलीजियस और बिलीवर वुड नॉट बी ए टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप। बोल रहा है कि रिलीजन के बेसिस पे हम लोग सिटीजनशिप नहीं देंगे। दे चेरिश देयर फॉर द आइडल ऑफ सेकुलर नेशन। तो इसलिए अब क्या हुआ, ऐसे करके हम लोग का सेकुलर नेशन आया। दिस आइडल वाज इंसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आइडल कहाँ है? सेकुलरिज्म वाला हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिख जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है कि कैसे हम लोग को पता चलेगा कि कैसे उतने सारे जो प्रिंसिपली स्टेट्स थे, 565 थे, उन लोगों को एक कैसे किया। तो इसमें सबसे बड़ा रोल आता है हम लोग का जो होम मिनिस्टर थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सॉरी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है वो
यूनाइट करने में, इंटीग्रेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है, कैसे कैसे किया है। तो ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस एंड द प्रिंसिपल स्टेट्स। तो ब्रिटिश इंडिया का मतलब क्या, मतलब बोल रहा है कि 1947 के पहले, 1947 के पहले, बिफोर 1947 इंडिया क्या था। इंडिया था, एक तरफ था ब्रिटिश प्रोविंस, एक तरफ था प्रिंसिपल स्टेट्स। ब्रिटिश प्रोविंस था डायरेक्ट कंट्रोल अंडर ब्रिटिश, डायरेक्ट कंट्रोल अंडर ब्रिटिश। और इधर क्या था, इधर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, इधर किंगशिप था, मतलब प्रिंस रहता था। हाँ मतलब किंग ही बोलो उसको, क्या ही बोल सकते हैं, किंग किंग रहेगा। बट रेंट के बेसिस पे, ये रेंट देगा। रेंट किसको देगा, ब्रिटिश लोगों को देगा। ब्रिटिश जो है ब्रिटिश लोग को रेंट देगा और उसके बदले ये यहाँ पे राज करेगा। तो यही है, बाकी फॉरेन अफेयर्स भी वो ब्रिटिश ही संभालेगा, बस यहाँ पे वो रहेगा। वो अब नहीं अब वो ज़्यादा कुछ करेगा तो उसको निकाल दिया जा सकता है। तो इसीलिए बोला ठीक है, अगर तुम रहना चाहते हो तो रह सकते हो। ऐसे करके दो टाइप का स्टेट बना, एक ब्रिटिश प्रोविंस जो डायरेक्ट कंट्रोल है, और एक प्रिंसिपल स्टेट जो इनडायरेक्ट कंट्रोल है। तो ब्रिटिश इंडिया was divided into what was called British India province and Prince State. The British Indian province were directly under the control of British government. दो British province था वो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में था, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल में था। ऑन द अदर हैंड द सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय प्रिंसेस, जो प्रिंसिपल स्टेट्स था, बहुत सारे जो थे वो प्रिंसेस के द्वारा रूल किया जा रहा था, उसे प्रिंसिपल स्टेट्स कहा गया। enjoyed some form of control over the इंटरनल अफेयर्स। तो उन लोग क्या करते थे, कुछ इंजॉय करते थे, कुछ कुछ जो मतलब उन लोग को नॉर्मल चीज़ दे दिया गया था कि हाँ चलो अब तुम राजा हो, रेंट के राजा हो, रेंट के, ठीक है थोड़ा मोड़ा तुम हुक्म चला सकते हो, एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी, कि उन लोगों को, लेकिन ये सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर चुका था कि हाँ हमारे बाप कौन है, हमारे बाप है ब्रिटिश। दिस वॉज कॉल्ड पैरामाउंसी और सुजरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो ये क्या है, ये दिखा रहा है कि ब्रिटिश हमारे सर पे है। Princely states covered one third of the land area of British India Empire and one out of four Indians lived under princely states। तो बोल रहा है कि जो इंडिया था, इंडिया जो था, इंडिया में इंडिया ऐसे दिखाने से ज़्यादा सही नहीं होगा, मतलब 3 भाग अगर इंडिया का है, 3 पार्ट, तो उसमें से 1 पार्ट क्या होगा, प्रिंसिपल स्टेट्स, 2 पार्ट कौन सा होगा, ब्रिटिश प्रोविंस। तो काफ़ी ज़्यादा पार्ट है, और इसमें से बोल रहा है कि 4 में से 1 आदमी हमेशा प्रिंसिपल स्टेट्स का होता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग रहते थे, ये ऐसा नहीं है कि 4 आदमी में 1 लोग अगर प्रिंसिपल स्टेट्स है तो काफ़ी ज़्यादा है, उसको भी सेम रखना ही पड़ेगा। तो ऐसा है, काफ़ी ज़्यादा था। तो देखो यार, ख़त्म हो गया क्या, नहीं है। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं। प्रॉब्लम इन लोग को, अब प्रॉब्लम देखना होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, इन लोग को एक कैसे करेंगे, वो प्रॉब्लम क्या है। जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अनाउंस दैट द ब्रिटिश दैट द एंड ऑफ द देयर रूल ओवर इंडिया, पारोमेंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसिपल स्टेट्स वुड ऑल्सो बी लेफ्ट। तो उन लोग बोला कि जब उन लोग आज़ादी बोला कि हम लोग ठीक है हम लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, तब वो भी बोल दिया था कि हम लोग ब्रिटिश इंडिया को भी छोड़ के जा रहे हैं, मतलब सॉरी प्रिंसिपल स्टेट्स को भी छोड़ के जा रहे हैं। प्रिंसिपल स्टेट्स जो है उन लोग भी अब हमारे साथ नहीं रहेगा, उन लोग भी अब आज़ाद है। और उन लोग का ये जो 1947 का एक्ट जो लाया था वो ब्रिटिश लोग, उसमें कहा था कि कोई अगर जो स्टेट है प्रिंसिपल स्टेट्स, वो अगर चाहे तो इंडिपेंडेंट रहना हो तो इंडिपेंडेंट रह सकता है, किसी के साथ जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, और या फिर इंडिपेंडेंट। तो इस चीज़ का उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया, कुछ कुछ लोगों ने। चलिए देखते हैं, कुछ कुछ ही है, बाकी सब तो आराम से मिल गए थे। This meant that all these states, as many as 565 in all, would become legally independent। तो इसका मतलब जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, मतलब बोल दिया था कि अगर आप चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते, तो उन लोग इंडिपेंडेंट बन के बाद में अगर चाहे तो जुड़ सकते हैं। The British government took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wish। तो बोल रहा ब्रिटिश जो रूल बना के गए थे उसमें बोला गया था कि अगर आप चाहे तो इंडिया ज्वाइन करिए, या चाहे तो पाकिस्तान ज्वाइन कीजिए, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहिए। दिस डिसीजन वाज लेफ्ट ऑन द पीपल, बट द मतलब ये किस पे छोड़ा गया था, प्रिंसिपली रूलर्स, राजा पे छोड़ा गया। तो वहाँ के जो प्रजा है उस पे नहीं छोड़ा गया, नॉट टू द पीपल बट टू द प्रिंसिपली रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स। तो ये चीज़ तो गलत हो रहा है, ये तो डेमोक्रेसी नहीं होगा फिर। तो इसका ही फायदा उठता है, देखते हैं क्या होता है। दिस वॉज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड इंडिया। तो अगर ये ऐसा रहता कि उन लोग को अगर पावर दिया हुआ है कि अगर वो लोग चाहे तो अकेले रह सकता है, तब तो यूनाइटेड इंडिया कभी बन ही नहीं सकता, जो कि होता है। तो देख लेते हैं क्या क्या होता है, जैसे कैसे निजाम, मणिपुर, कश्मीर, ये सब में इतना दिक्कत हुआ, आज तक हम लोग को पीओके मिल नहीं पाया। द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सुन। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर्स ऑफ ट्रैम्बेकोर अनाउंस दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। तो ये ट्रैम्बेकोर का रूलर भी बोल दिया कि नहीं, अब हम लोग आज़ाद हैं। द निजाम, निजाम को देख लेते हैं। देखो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया जब पार्टीशन हो रहा था, ये येलो वाला क्या है, ब्रिटिश इंडिया है, और ये वाला प्रिंसिपल स्टेट्स, 1/3 पार्ट क्या है, प्रिंसिपल स्टेट्स था, ठीक है। और ये पाकिस्तान 2 जगह बांटा था, एक वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान,
ठीक है। हैदराबाद के निज़ाम भी बोले थे कि हम भी आज़ाद हो गए, उसके दूसरे दिन ही रूलर्स लाइक नवाब ऑफ भोपाल भी बोले कि हम लोग भी नहीं ज्वाइन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। दिस रेस्पॉन्स ऑफ द रूलर टू द प्रिंसिपल स्टेट्स मीन दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ वेरी रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट इंडिया वुड गेट फर्दर डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल कंट्रीज। तो हाँ, तो ये बोल रहा है कि अगर ऐसा होता, इन लोग ऐसा क्या कर रहा था, मतलब इन लोग ऐसा दिखा रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट है। अगर ऐसे ही सब मोटिवेटेड होते रहे, इन्फ्लुएंस होते रहे, तो क्या होता, वो बहुत सारा छोटा छोटा कंट्री में टूट जाता। तो अब ऐसे तो यूनाइटेड इंडिया कभी बन ही नहीं सकता। द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल इन दिस स्टेट्स ऑल्सो लुक्ड ब्लिक। और ये जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के लोगों को तो डेमोक्रेसी नहीं ना मिल रहा है, वहाँ के राजा वहाँ पे रूल कर रहे, मोनार्कियल सिस्टम है। दिस वाज ए स्ट्रेंज सिचुएशन, ये बहुत ही अजीब सिचुएशन था। सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस वाज एम्ड एट यूनिटी, तो इंडिया का क्या था, इंडिया इंडिपेंडेंस जो हुआ था, उन लोग ने एम किया था, जब भी बोलता था कि हम लोग आज़ाद होंगे तो यूनाइटेड होंगे। सेल्फ डिटर्मिनेशन एज वेल एज डेमोक्रेसी, उन लोग बोलता था कि हम लोग को आज़ादी चाहिए, तो बोलता था हम लोग को डेमोक्रेसी चाहिए। ऐसा थोड़ी बोलता था कि हम लोग को तुम लोग ब्रिटिश नहीं, तुम लोग निकलो हम राज करेंगे, ऐसा थोड़ी बोलता था। हम लोग को ऐसा बोलता था कि हम लोग को डेमोक्रेसी चाहिए, हम लोग को डेमोक्रेसी चाहिए। इन मोस्ट ऑफ दीज प्रिंसिपली स्टेट्स गवर्नमेंट वेर रन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक मैनर। और ये ऐसा बहुत सारे जो प्रिंसिपली स्टेट्स थे, तो उसमें नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में ही क्या किया जा रहा था, रूल किया जा रहा था। नॉन डेमोक्रेटिक मैनर मतलब राजा अकबर बीरबल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, वही सब कुछ, भेड़ चोरी हो रहा है तो वही सजा देगा, फांसी का सजा दे या फिर 2 साल का सजा दे, ऐसा है। एंड द रूलर्स वर अनविलिंग टू डेमोक्रेटिक राइट्स टू देयर पॉपुलेशन। और जो रूलर्स थे, प्रिंसिपल स्टेट्स के जो प्रिंस लोग थे, उन लोग काहे देगा, उन लोग अपना जो हक है, राजा कभी भी ऐसा थोड़ी चाहेगा कि नहीं, ये जो तेरा हक है, ये जो तेरा महल है, ये जो तुम हुक्म चलाता है, ये तुमसे छीन लिया जाएगा, और ये चीज़ तुम खुद ही बोल रहे, लो मेरा छीन लो, लो ले लो, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, नहीं ना बोलेंगे। तो वही चीज़ है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब आएगा प्रॉब्लम। तो देख ली कि इन लोग चाह नहीं रहे थे और वहाँ के लोग चाह रहे थे, तो अब क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगा इसमें, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करेगा। तो इंटरिम गवर्नमेंट मतलब इलेक्शन के पहले का जो गवर्नमेंट था, टू के फॉर्म इंस्टेंस अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया टू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज। तो बोला कि जब इंटरिम गवर्नमेंट था, उन लोगों ने कुछ कुछ स्टेप लेने की बात किया था कि हम लोग क्या क्या करेंगे डिफरेंट साइजेस पे। अंडर द माउंट बेटन प्लान द प्रिंसिपल स्टेट्स वेर फ्री टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। तो माउंट बेटन प्लान जो 1947 का एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग तो इंडिया और पाकिस्तान को प्रिंसिपल स्टेट ज्वाइन कर सकता है या फिर इंडिपेंडेंट रह सकता है। तो सरदार पटेल द इंडिया फर्स्ट, हाँ, इंडिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड। तो उस टाइम पे बहुत खतरनाक पीरियड था ना, इमीडिएटली फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या किए, ही प्लेड ए हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टेट। सबके पास जा जाके कि सुनिए ना, आप एक काम कीजिए ना, आप हम लोग के साथ रहिए, आपका भवन, आपका जो राजभवन है, राजगद्दी, वो सही रहेगा, और आपको कुछ नहीं होगा, आपका सब कुछ रहेगा। ऐसे करके बहला फुसला के वो एक दूसरे से रखते थे। ऐसा बोलते थे कि अगर आप नहीं होंगे तो फिर हो सकता है पाकिस्तान बाद में आपके ऊपर अटैक कर दे, फिर आपका जो है वो भी छिन जाएगा। तो ऐसे करके बोलते थे कि आप हम लोग के साथ रहिए, आपके लोगों का भी भला होगा, आपके राज्य का भी भला होगा। तो ऐसे करके बोलते थे, बट डिप्लोमेटिकली एंड ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू इंडियन यूनियन। तो ऐसे डिप्लोमेटिकली सबको साथ में लाए। इट मे लुक इजी ना, तो ये सुनने में काफ़ी इजी लग रहा है, बट इट वाज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क एंड रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशन। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क था, ऐसा इजी सुनने में लग रहा है लेकिन करने में काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। और इसके लिए हम लोग को वो जो क्या बोलते हैं, पटाने वाला सिस्टम आना चाहिए, वो जो परसुएशन वाला सिस्टम है ना, कि नेगोशिएट करने वाला, जो बार्गेनिंग करने वाला, वो चीज़ आना चाहिए। वो चीज़ उनमें काफ़ी ज़्यादा था। फॉर इंस्टेंस देर वेर 26 स्मॉल स्टेट्स। अगर मतलब ऐसा बताया है कि कितना हार्ड था, 26 स्मॉल स्टेट्स था। उड़ीसा में ही, उड़ीसा जो है वहाँ पे ही 26 स्टेट्स था। सौराष्ट्र और गुजरात रीजन में 14 को बड़ा बड़ा स्टेट्स था। 119 स्मॉल स्टेट्स था। बहुत सारा मतलब जगह पे एंड अदर न्यूमरस अदर, हाँ ठीक है, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत सारे दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन भी थे। तो काफ़ी छोटा छोटा था। तो आप समझ सकते हैं, सबके पास जाएगा, सबके पास, सबको लेटर लिख के बोलेगा, फिर नहीं मानेगा तो फिर सबको बोलेगा कि प्लीज़ आ जाइए आ जाइए, ऐसे करके किया गया। द गवर्नमेंट अप्रोच वाज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन। तो गवर्नमेंट ने 3 अप्रोच अपनाए, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्टली द मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट सर्टेनली वांटेड टू बिकम इंडियन यूनियन। तो ये पहला तीन कॉन्सिडरेशन देखो, हम पहले बता रहे हैं, तीन कॉन्सिडरेशन। पहला, जो आना चाहता है अपने मन से उसको लेके आओ। दूसरा, फ्लेक्सिबल करो। फ्लेक्सिबल का मतलब, नहीं आ रहा है तो बोलो कि हम तुम्हारा राजभवन रहने देंगे, जैसे राजस्थान में किया गया, जैसे मणिपुर में बोला था स्टार्टिंग में कि तेरा हम गद्दी छोड़ देंगे, तुम राजा बन के रहो, ऐसे करके
कुछ कुछ ऑटोनॉमी दे देगा अंदर में, बोलेगा कि हम फॉरेन अफेयर्स रखेंगे और जो सैनिक वैनिक है वो हम रखेंगे। बस वैसे ही तीसरा क्या है, तीसरा क्या है कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए कैसे मैप बनाए, मैप बनाए मतलब डिमार्केशन, मतलब बाउंड्री को कैसे बनाया जाए, लिंग्विस्टिक या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे किस बेसिस पे हम लोग इसे बनाएं। तो ये चीज़ था कैसे बनाया जाए। तो तीन को था पढ़ लेते हैं। पहला क्या था कि प्रिंसिपली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम यूनियन, पहला जो सब अपने से आना चाहते थे। दूसरा क्या था ये फ्लेक्सिबल वाला, प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी इन सम रीजन्स, कुछ कुछ रीजन्स में वैसे करके ऑटोनॉमी थोड़ा मोड़ा ऑटोनॉमी देंगे और एक साथ में कर लेंगे। द आइडिया ऑफ वाज टू एकोमोडेट, क्या लिखा हुआ है जी, प्लुरैलिटी एंड अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग विद द डिमांड्स ऑफ द रीजन्स। तो वही है कि प्लुरैलिटी रखेंगे और फ्लेक्सिबल अप्रोच से हम लोग उसे डील करेंगे। थर्डली इन बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन विच ब्राउट इन टू फोकस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिमार्केशन ऑफ द टेरिटरी द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द नेशन एंड एज्यूम सुप्रीम इंपॉर्टेंस। तो ये तीसरा वाला भी इंपॉर्टेंट सोचा गया कि हम लोग को ऐसे टेरिटरी को मार्क करना है, मैप को जो बनाना है वो ऐसे बनाएंगे कि उन लोग इंटीग्रेट होकर रहे, थोड़ा सा भी मतलब उन लोगों में भेदभाव ना हो, अलगाववादी ना हो। Before 1947, peaceful negotiation had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of India. तो क्या बोल रहा है कि ये क्या बोल दिया, 1947 के पहले पीसफुल नेगोशिएशन हुआ बहुत सारे स्टेट्स और टेरिटरी में, बोला कि ठीक है आ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट साइंड ए डॉक्यूमेंट कॉल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो बहुत सारे रूलर्स ने ऐसे साइन कर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विच मीन दैट देयर स्टेट्स एग्रीड टू बिकम ए पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब उन लोग एग्री है इंडिया में आने के लिए। एक्सेशन ऑफ प्रिंसिपली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर, कौन कौन सा, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर ने बहुत दिमाग खराब किया हम लोग का, प्रूव मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट, तो मतलब दूसरे के अलावा इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दिया हम लोग को। इश्यू ऑफ जूनागढ़ वाज रिजॉल्व आफ्टर ए प्लेबेसाइड कन्फर्म्ड पीपल्स डिजायर टू जॉइन इंडिया। तो जूनागढ़ में क्या किया गया, प्लेबेसाइड, प्लेबेसाइड हम लोग को यूरोप में देखने को मिलता है अभी भी, स्विट्जरलैंड वाले जगह में। प्लेबेसाइड का मतलब होता है वहाँ के लोगों से पूछा जाएगा कि आप इंडिया में रहना चाहते हैं कि आप ऑटोनोमस रहना चाहते हैं। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि हमको इंडिया में रहना है, तो ऐसे करके हम लोगों ने इसे ज्वाइन कर लिया, ईजिली ये ज्वाइन हो गया। यू विल रीड अबाउट कश्मीर, कश्मीर को हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। अब क्या देखने वाले, मणिपुर और हैदराबाद वो देख लेंगे। तो हेयर लेट अस लुक एट द केसेस ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर, तो हैदराबाद मणिपुर को देख लेते हैं। ये देखिए जूनागढ़ के राजा देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसमें। हैदराबाद ये मान ही नहीं रहा था, ये क्या कर रहा था पता है, ये बोल रहा था ये पूरा इंडिया का आप मान लीजिए नहीं, ऐसा ये टेरिटरी है नीचे का, यहाँ पे ये बीच में हैदराबाद है, ये बोल रहे हैं हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। पागल आदमी है ये, बहुत ज़्यादा अमीर था, अभी के टाइम पे अंबानी बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमीर था, तो इसलिए हम लोग प्रेशर भी नहीं डाल पा रहे थे। तो ये बोलता है कि हम लोग जाना है, हम लोग को जाना है, तो फिर बाद में इसको थोड़ा किया गया, आप देखिए समझ में आ जाएगा। इसको भी क्या बोलते हैं उसे, फील्डिंग सेट किया गया। तो सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड हैदराबाद आर टुडे जो पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो उस टाइम का जो हैदराबाद था उसमें अभी कुछ कुछ महाराष्ट्र में चल गया है, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निजाम, तो इसके जो रूलर होते हैं उन लोग निजाम बोलते थे खुद को, जैसे कोई लोग बादशाह बोलते हैं, कई लोग राजा बोलते हैं, खुद को महाराजा बोलते हैं, तो वैसे ही है। ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट, में काफ़ी ज़्यादा अमीर आदमी थे। द निजाम वांटेड टू इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ हैदराबाद, वो लोग बोल रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ही इंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर ए ईयर वाइल नेगोशिएशन विद इंडियन गवर्नमेंट वाज गोइंग ऑन। वो लास्ट में नवंबर 1947 में नेगोशिएट किए, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया और फिर इंडिया में मिला। कैसे मिला हम बता रहे हैं, बीच का जो गैप है वो इसमें पढ़ने वाले हैं। इन ए मीन टाइम, जो बीच में, ये तो लास्ट वाला बात है कि ऐसे करके मिला, तो मीन टाइम में क्या हुआ, ए मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट निजाम रूल गैदर्ड फोर्स। तो कुछ लोग जो थे वहाँ के लोग मूवमेंट चलाए, मतलब निजाम के रूल से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। तब पीजेंट्री, जो देहात वाले लोग थे तेलंगाना रीजन के, पार्टिकुलर विक्टिम ऑफ निजाम्स ऑपरेसिव रूल, तो उन लोग जो निजाम के जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती वाला रूल था उससे उन लोग परेशान थे, उन लोग निजाम से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो उन लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। वोमेन हु हैड सीन द वर्स्ट ऑफ दिस ऑपरेशन जॉइंट द मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स, तो और कुछ कुछ वोमेन भी इसको ज्वाइन किया क्योंकि उन लोग ने भी इसका जो क्रूरता है उसको देखा था। हैदराबाद टाउन वाज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट, तो हैदराबाद टाउन जो था वो नर्व सेंटर था, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर, वहाँ से सारा कुछ फैला है। द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वेर इन फोरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट, और कम्युनिस्ट जो लीडर थे और जो कांग्रेस लीडर थे वहाँ के, वो लोग इसमें वो नहीं चलेगा नहीं चलेगा वो बोल रहे थे, आगे में लेके वो
जो ये नहीं होता है बोर्ड, वो नहीं चलेगा नहीं चलेगा वैसा बोल रहे थे। तो निज़ाम ने क्या किया, निज़ाम रेस्पॉन्डेड अनलीजिंग ए पैरामिलिट्री फोर्स नॉन एज रजाकर्स। तो उस टाइम के उसके सैनिक की जो, जैसे हम लोग के टाइम, हम लोग का अभी क्या है, एक कमांडो टाइप का होता है ना, ब्लैक कमांडो ऐसे कुछ कुछ बोला जाता है। तो उस टाइम पे उनका भी कुछ मतलब थोड़ा स्ट्रांग वाला फोर्स था, जिसे हम लोग रजाकर्स कहते थे। काफ़ी ज़्यादा मतलब ये करके मारता था, क्रुएलिटी से मारता था, खाच 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 करके मार देता था। द एट्रोसिटीज एंड द कम्युनल नेचर ऑफ रजाकर्स न्यू नो बाउंड्स। तो उन लोग जो जो ये वॉर करता था ना, मतलब मारपीट करता था, किसी को भी कुछ देखता ही नहीं था, बहुत गंदा मारता था, कोई भी बाउंड नहीं था उन लोग का, लिमिट नहीं था। दे मर्डर्ड, मैम्ड, रेप्ड एंड लूटेड। रेप भी कर देते थे, लूटता भी था। टारगेटिंग पार्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम्स, और उन लोग बेसिकली नॉन मुस्लिम्स को ही टारगेट करते थे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे बोला गया कि जाइए वो जो हो रहा है उन लोगों को ठीक कीजिए। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इन कंट्रोल टू द निजाम फोर्स। तो सितंबर 1948 में गया वो निजाम को, फोर्स को कंट्रोल किया। आफ्टर ए फ्यू डेज इंटरमीटिंग मीट एंड फाइट, तो कुछ दिन तक फाइट हुआ, इधर ढस 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 ढस। द निजाम स्टैंडर्ड सरेंडर्ड। तो निजाम सरेंडर कर दिया। निजाम सरेंडर करने वाला फोटो देखना है, देखो सरेंडर कर दिया। अब जाकर से ऐसे करके कर दिया। दिस लेड टू द हैदराबाद एक्सेशन ऑफ इंडिया। तो इसके ऐसे करके इन लोगों ने हैदराबाद पे कब्जा किया। मणिपुर। ए फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर बोधा, बोधा चंद्र सिंह, नाम में ही बोधा है, साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, लेकिन ये फ्लेक्सिबल तरीके से, हम लोग का जो पॉइंट 2 है सेकंड कंसिडरेशन, उसके बेसिस पे, विद इंडियन गवर्नमेंट टू ऑन एश्योरेंस दैट इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन। तो ऐसा बोला गया था कि फ्लेक्सिबल अप्रोच की, इंटरनल ऑटोनॉमी रहेगा, बाद में हम लोग फॉरेन अफेयर्स देखेंगे ऐसा करके। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर इन जून 48। तो मणिपुर के राजा का इलेक्शन भी हुआ, एंड मतलब वहाँ के लोग बोल रहे थे कि इलेक्शन कराइए। एंड द स्टेट बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया, मतलब वहाँ के लोगों ने वहाँ के राजा को ही वोट दिया। दस मणिपुर वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो इसीलिए अगर कोई एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा स्टेट है जो सबसे पहला बार ये किया था, इलेक्शन कराया था, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट है जो पहली बार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे इलेक्शन कराया था, तो ये मणिपुर। और इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वाज अ शार्प डिफरेंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। तो वहाँ पे आपको पता ही होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ गवर्नमेंट के लीडर होते हैं, मतलब एमपी होते हैं, और एमपी नहीं एमएलए, और कुछ ऑपोजिशन के होते हैं। तो उन लोगों में एक बहुत ज़्यादा डिबेट होता था, कि एक बोलता था कि हम लोग मर्ज होते हैं, कांग्रेस वाले ही बोलेगा, और एक बोलता है कि हम लोग नहीं होंगे नहीं होंगे, ऐसे करके बहुत ज़्यादा मतलब ये होता था, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा था, कॉन्फ्लिक्ट होता था। वाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड टू मर्जर। तो वहाँ के जो कांग्रेस लीडर्स थे उन लोग चाहते थे कि हम लोग मर्ज हो जाएं, लेकिन जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज थे उन लोग इसे अपोज करते थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन परस्यूडिंग द महाराजा इनटू साइनिंग ए मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। तो इन लोग इधर लड़ रहा है कि नहीं होना चाहिए, और उधर वो साइन करके आ गया है। ये कौन राजा साइन करके आ गया है। आप गुस्सा आ जाएगा, ये देखो, ये फोटो में दिखा है मणिपुर के राजा। मणिपुर के राजा को बोलते हैं, देखो, नो 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 डोंट गेट अप। ये मणिपुर का राजा है, बोलते हैं सुनो 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 सुनो, नहीं नहीं नहीं, खड़ा मत हो खड़ा मत हो। जैसे आता है ये खड़ा होता है, प्रणाम सर बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, खड़ा मत हो खड़ा मत हो, तुम बैठे रहो बैठे रहो, तुम बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम ये कुछ कुछ साइन कर दो। क्या क्या चीज़ साइन करना है सर, बोलता है एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये सब साइन कर दो, उसके बाद तुम राजा बन के रहो। मतलब ये बोलता है कि सर हमको राजा ही बनना है, हमको नहीं छोड़ना। अच्छा ठीक है, तुम राजा बन के ही रहो, हम बस कुछ कुछ चीज़ रखेंगे, बाकी तुम रखो, ये तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, बाकी बाहर से हमला हो सकता है, तो ये ज़रूरी है। तो ऐसे करके राजा लोग ये कर रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स क्या होता है देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डिड नॉट केम टू एंड विद पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल स्टेट। अब ऐसा नहीं है कि मतलब पार्टीशन कर दिए फिर उसको इंटीग्रेट कर दिए तो हो गया, अपने मतलब इनिशियली स्टेट्स को डाल दिए तो बस कहानी ख़त्म नहीं। अब उसको इंटीग्रेट करके रखे कैसे, वो तो बॉम्ब है, ये आदमी एसिड बेस सब को मिला के रखना है, ऐसे कैसे रखना है, कैसे रखेंगे, ये अब तो बड़ा चैलेंज तो अब है ना। नाउ द चैलेंज वाज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट। अब जो ये था थर्ड कंसिडरेशन वाला, कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो डिमार्केशन करना है वो कैसे करें, बाउंड्री कैसे बनाएं। दिस वाज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ये ऐसा नहीं था कि ऐसे हम लोग ये
बाउंड्री बना दे जिससे कि हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन करने में मतलब शासन करने में आसानी हो, ऐसा नहीं कर सकते. द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन ए वे सो दैट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लुरलिटी ऑफ द कंट्रीज कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ नेशन. तो बोल रहा है कि ऐसे करके बाउंड्री को बनाओ कि जिससे कल्चरल प्लुरलिटी और लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब कल्चरल लिंग्विस्टिक वाला जो प्लुरलिटी है कि जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वलिटी ऑफ ऑल मतलब सबको हक मिलेगा, सबका रिप्रेजेंटेशन होगा, तो वो चीज़ होना चाहिए. अब ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे नहीं कर सकते, किसी को दबा नहीं सकते, तो ऐसे करना चाहिए था. तो कॉलोनियल रूल जब ब्रिटिश लोग थे उस टाइम तो इस सब चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया. बोलता है ब्रिटिश पूरा पता है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अभी 7 को कंट्री है ना, अभी हम लोग इतना 7 को क्यों बना के रखें, क्योंकि सबको इतना सारा यहाँ पे हजारों कल्चर है, तो सबको अपना अपना ये देना है, इंपॉर्टेंस देना है. बट उस टाइम पे वो क्या किया था, बोल रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ज़्यादा जरूरी है, मतलब शासन अच्छे से होना चाहिए, तो इसलिए इसको पूरा को असम मानते थे. बट हम लोगों ने इसे पूरा बांटा, ऐसे करके अच्छे से बांटा, तो ये 7 स्टेट बना दिए और टाइम टाइम पे हम लोग और तोड़ते हैं, तो ये चीज़ है. तो इन लोगों ने तो पूरा एकदम दया दिखाया ही नहीं. लेकिन अब क्या हम लोग ऐसे करेंगे. आवर नेशनल मूवमेंट हैज़ रिजेक्टेड दिस डिसीजन एज, तो हम लोगों ने इसे पूरा रिजेक्ट कर दिया. क्यों कहा, क्योंकि ये कहा ये एक आर्टिफिशियल एंड हैड प्रोमिस्ड प्रिंसिपली लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, और हम लोगों ने प्रॉमिस किया कि जो बेसिस होगा वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया जाएगा. ऐसा हम लोगों ने बहुत पहले कह दिया था. कब कहा था, इनफैक्ट नागपुर सेशन में ही कह दिया था, कांग्रेस ने 1920 में कह दिया था. द प्रिंसिपल वाज रिकॉग्नाइज एज द बेसिस ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ. तो ये जो बेसिस है ये हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने उसी टाइम पे कह दिया था. बट पार्टीशन हुआ, इतना सारा किलिंग हुआ, अब इन लोगों को डर लगने लगा अगर हम लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पे करें तो फिर से अलगाव आ जाएगा, सेपरेटिज्म आ जाएगा, मारपीट होगा, ऐसा हो सकता है. मैनी प्रोविंसेस कांग्रेस कमिटीज वेर क्रिएटेड बाय लिंग्विस्टिक जोन्स विच डिड नॉट फॉलो द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया. तो बहुत सारे प्रोविंसेस को तो ऐसा बनाया गया था उसी टाइम पे कि ब्रिटिश इंडिया को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे नहीं, मतलब लिंग्विस्टिक जोन्स के बेसिस पे कमेटी बनाया गया था. तो अब क्या ऐसा इन लोग अभी करेगा. दी थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. तो ये बोल रहा है कि देखो पहले तो हम लोग सोचे थे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे करना है, कांग्रेस बोल रहा है कि हम लोग पहले सोचे थे, बट जैसा जैसे पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के टाइम में जो हम लोगों ने किलिंग्स देखा, ट्रॉमा जो हम लोगों ने देखा, सदमा उदमा में जो हम लोग गया, तो उससे लग रहा था कि अगर हम लोग फिर से वैसे अलग करेंगे तो फिर से किलिंग्स होगा. Our leaders felt that carving out states on the basis of linguistic might lead to disruption and disintegration. तो इससे हो सकता है डिसरप्शन हो जाए, कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस आ जाए या फिर डिसइंटीग्रेट हो जाए, अलग अलग राज्य बनाने का मतलब अलग देश बनाने का ही मांग कर दे. इट वॉज ऑल्सो फेल्ट दैट दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम अदर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट द कंट्री फेस. तो ये बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है, ऐसा भी फील किया गया कि ये सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस भी इससे हट जाएगा. जो सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस है वो उठ नहीं पाएगा. वो जो हम लोग इक्वलिटी करने का बात कर रहे थे, जो डाउन कास्ट में थे उसको अपर करने का, ये कभी होगा ही नहीं. द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन मैटर्स. तो इसीलिए बोला कि ये जो लिंग्विस्टिक मैटर है इसको हम लोग बाद में देखेंगे. उन लोग कहा कि अभी पहले हम लोग इसको उठाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ग्रोथ कराते हैं. द नीड फॉर पोस्टमेंट वॉज फेल्ट दैट द फेट ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट हैड नॉट बीन डिसाइडेड. तो ये क्योंकि उस टाइम तक अभी भी प्रिंसिपल स्टेट अच्छे से ज्वाइन नहीं हुआ था. ऑल्सो द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वॉज स्टिल फ्रेश. और जो पार्टीशन हुआ था उसमें जो किलिंग्स हुआ था वो भी अब फ्रेश मतलब उन लोग को सपने में अभी भी आ ही रहा था. दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज बाय लोकल लीडर्स एंड द पीपल. तो ये जो डिसीजन था जो पोस्टपोन करेंगे बोलता है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया. प्रोटेस्ट बिगेन इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ ओल्ड मद्रास प्रोविंस. जो मद्रास वाला एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही प्रोटेस्ट होने लगा कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा, अलग राज्य आपने कहा था. विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे तमिलनाडु, जो अभी तमिलनाडु में भी है, मद्रास का नाम ही तमिलनाडु हुआ है, और उसके ऊपर वाला पार्ट जो तेलुगु स्पीकिंग था उसे आंध्रा बना दिए हैं. वही देखने वाले आंध्रा कैसे बना. पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका. तो मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला कर्नाटका जो अभी का पार्ट है वो वाला एरिया. द विशाल आंध्रा मूवमेंट एज द मूवमेंट ऑफ सेपरेट आंध्र प्रदेश वाज कॉल्ड. जिससे हम लोग विशाल आंध्र मूवमेंट को मतलब उन लोग सेपरेट आंध्र प्रदेश मांग कर रहा था. डिमांडेड दैट द तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम मद्रास प्रोविंस which they were a part to where they were a part and be made into a separate आंध्रा प्रोविंस. तो बोल रहा है कि जो मद्रास वाले इलाका है, ये पूरा मद्रास है, मद्रास में से ऊपर वाला एरिया तेलुगु का है, तो आप इसे आंध्रा प्रदेश ही बना दो, इसे आप अलग कर दो, क्योंकि इससे हम लोग का कुछ भी कल्चर मैच नहीं करता है, तो आप बना दो. और इंडिया वाले जो सेंटर में थे उन लोग सोच रहे थे कि अगर हम लोग करेंगे सेपरेटिज्म आ सकता है, तो नहीं कर रहा था. Nearly all political forces in the Andhra region were in favor of linguistic organization. तो बोल रहा है कि वहाँ के जो आंध्रा के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो लोग इस चीज़ में मतलब
बस बोल रहे थे कि नहीं आई एम विथ यू, हम तुम्हारे साथ हैं, वहाँ वहाँ के जो मूवमेंट हो रहा है उन लोगों के साथ थे कि नहीं हम लोग को चाहिए, हम लोग को ज़रूरत है ऑफ देन मद्रास प्रोविंस। तो उस टाइम के जो मद्रास प्रोविंस से जो एमएलए और एमपी थे उन लोग भी चाहते थे कि नहीं हम लोग को लिंग्विस्टिक स्टेट दिया जाए, उन लोग चाहेगा ही क्योंकि अब नहीं चाहेगा तो उन लोग को मार पत्थर मारेगा। द मूवमेंट गैदर मोमेंटम एज ए रिजल्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वैसिलेशन। तो ये जो मूवमेंट था ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? पोटी श्री रामलू, एक पोटी श्री रामलू एक नेता थे जो गांधीयन प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, यहाँ तक कि गांधी के आप बोल सकते हैं चेला थे। कांग्रेस लीडर एंड वेटरन गांधीयन, ये वेटरन गांधीयन गांधी के स्टूडेंट, वेंट ऑन इंडिफिनाइट फास्ट। वे अब बोले कि आप जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम फास्टिंग करेंगे। लेड टू हिज डेथ आफ्टर 56 डेज। तो 56 दिन बाद मर गए। हम लोग 2-3 दिन नहीं खाते हैं तो हालत ख़राब हो जाता है, 2-3 दिन हम 3-4 घंटा नहीं खाते तो मेरा हालत ख़राब हो जाता है, तो ये तो 56 दिन बाद मर गए। तो इसके कारण अब क्या होगा, सब पूरा गुस्सा। उस टाइम पे भूखे जब कोई रहता था ना तो काफ़ी ज़्यादा ही उस टाइम पे वैल्यू दिया जाता था, बट अभी वो चीज़ नहीं है। अभी अगर कोई भूखे रहे तो बोलते हैं मरने दो उसको, हम लोग वेट करेंगे उसके मरने का। लेकिन उस टाइम पे अगर कोई भूखे रह गया और कोई मर गया वैसे करके तो काफ़ी ज़्यादा ही गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ता था। चाहे आप पूना पैक्ट के टाइम महात्मा गांधी का देख लो, वैसे करके काफ़ी ज़्यादा होता था। दिस कॉज ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वायलेंट आउटबर्स्ट इन आंध्रा रीजन। तो इसके कारण बोल रहा है बहुत ज़्यादा मारो, बोलता है नेहरू को मारो, नेहरू को मारो। पीपल इन लार्ज नंबर टू द स्ट्रीट। तो बहुत सारे लोग ऐसे रोड पे आ गए। मैनी वेयर इंजर्ड और लॉस्ट देयर लिव्स इन पब्लिक फ्रिंगो। तो बोल रहे बहुत सारे लोग तो ऐसे ही मर गए। पब्लिक फायरिंग मतलब पब्लिक लोग, पुलिस फायरिंग भी कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही उस प्रोटेस्ट हो रहा था ना, तो मतलब अब वायलेंस स्टार्ट हो गया था। इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेचर रिजाइंड देयर सीट्स इन प्रोटेस्ट। तो बहुत सारे जो मद्रास रीजन के जो लीडर थे, कांग्रेस लीडर या चाहे कुछ भी ऐसे लीडर जो कांग्रेस से लिंक रखता था, वो सब हट गया क्योंकि अब उन लोग को भी अपना जान बचाना है और वो जो किया सेंट्रल गवर्नमेंट वो गलत था। तो इसीलिए अब क्या होगा, फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्रा स्टेट इन 1952। इसीलिए अब फाइनली 1952 में बोला गया ठीक है हम लोग अब करते हैं, मतलब 1952 में ही मरा था वो, तो इसीलिए बोलते हैं ठीक है अब हम लोग, हाँ हम ठीक है कर देते हैं टेंशन मत लो, कर देते हैं। तो वैसे करके कर देता है। तो इंडिया आफ्टर रिऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप, तो ये रिऑर्गेनाइजेशन होने के बाद ऐसा हाल था। देखेंगे इसको अच्छे से, ऐसे करके बनाया गया था आंध्र प्रदेश। ये मद्रास वाला देखो ऐसा करके इलाका था, बोला था कि हम लोग को यहाँ से अलग कर दो क्योंकि ये पूरा रीजन तेलुगु स्पीकिंग है, तो आप ऐसे करके क्यों रखें, यहाँ से काट दो, ऐसे करके बोला था। उस टाइम हटा दिया जाता है। अब क्या क्या होता है देखते हैं। देखो ये नेहरू है और ये सब मांग कर रहा है, विशाल आंध्रा, महाराष्ट्र, महा गुजरात, ये संयुक्ता कर्नाटका, ये बृहन महाराष्ट्र, सब बोल रहा है कि हमको अलग चाहिए, अलग करो। गुजरात और महाराष्ट्र बोलता है हम लोग को अलग करो। आंध्रा ये मर जाता है बेचारा। अब देखेंगे क्या करेगा। द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा सप्रेस द स्ट्रगल ऑफ मेकिंग ऑफ अदर स्टेट्स इन लॉन्ग लिंग्विस्टिक लाइंस इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। जब जब आंध्रा में ये चीज़ देखा गया कि ये सक्सेसफुल हो गया, 56 दिन तक भूखा रहा और मर गया, तो वो मतलब उसका बात को माना गया। तो अब बहुत सारे जो दूसरे स्टेट्स भी मांग कर रहे थे बट उन लोगों को किया नहीं जा रहा था और वहाँ पे वो प्रोटेस्ट उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो लेकिन अब जब देखा कि यहाँ पे किया गया तो वहाँ के लोग भी अब मतलब बोलने लगा कि नहीं अब हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो इसलिए अब कमेटी बनाया जाएगा। दिस स्ट्रगल्स फोर्स इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू अपॉइंटिंग द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1955। एक कमीशन 53 में एक कमीशन बनाया कि जाइए आप जो है बाउंड्री बनाने कैसे बनाना है, इस पे आप एक कमेटी मतलब आप रिपोर्ट तैयार कीजिए कैसे बनाना चाहिए, कौन सा बेस्ट होगा। तो द कमीशन इन दिस रिपोर्ट एक्सेप्टेड द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑन और क्या है, क्या लिख दिया यार रुको, और डिफरेंट रिलीजन। तो ये जो कमीशन था इन्होंने क्या किया, बाउंड्री जो है डिफरेंट रिलीजन के बेसिस पे इसको एक्सेप्ट किया। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास इन 1956। तो इस जो एक्ट आया था इस एक्ट के दौरान 1956 में इसे पास किया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। बोला जो पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी ऐसा करके स्टेट था, मतलब इसमें प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश प्रोविंस, इसमें प्रिंसली स्टेट्स, इसमें कमिश्नर स्टेट्स, मतलब इसमें एक टाइप का अभी का यूनियन टेरिटरी, और इसमें अंडमान निकोबार। ये बोलता है अब ख़त्म ही, अब स्टेट होगा एंड यूनियन टेरिटरी होगा, ऐसे करके होगा, ये चीज़ बोला गया। ठीक है, अब देखते हैं सबको कैसे घुसाएगा ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इतना छोटा सा नियम, इसमें इतना सारा लोग बोलेगा कि हम कैसे फिट होंगे, इतना सारा रूल्स, मतलब इतना सारा जो कल्चर है
One of the most important concerns in early years was the demand for separate state would endanger the unity of the country. तो वो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ये वाला चीज़ कंसर्न कर रहा था लोगों को कि हम लोग कंट्री को यूनाइट कैसे करेंगे, इतना सारा लोग सब सेपरेट होने का बात करते हैं, मतलब इतना सारा सेपरेट स्टेट है, उसको हम लोग यूनाइट कैसे रखेंगे. इट वॉज फेल्ट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट में फोस्टर सेपरेटिज्म एंड क्रिएट प्रेशर्स ऑन द न्यूली फाउंडेड नेशंस. तो ये बोल रहा है कि इन लोगों को लगता था कि अगर हम लोग लिंग्विस्टिक स्टेट बनाएंगे तो हो सकता है कि इससे सेपरेटिज्म जल्दी आ जाए. बट द लीडरशिप अंडर द पॉपुलर प्रेशर फाइनली मेड अ चॉइस इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. तो लेकिन जो मान गया बाद में. It was hoped that if we accept the regional linguistic claims of all the religions, the threat of division and separatism would be reduced. तो बोला, ऐसा सोच रहा था कि ठीक है हम मान लेते हैं इन लोग को, अगर नहीं भी दे रहे हैं तो अब भी तो हम लोग के ऊपर हमला कर ही रहा है, तो ऐसा होप किया कि अगर हम लोग इसको लिंग्विस्टिक स्टेट दे देते हैं हो सकता है इन लोग इससे शांत हो जाए और कुछ भी सेपरेटिज्म ना आए. तो ऐसा सोचा. Besides, the accommodation of regional demands and the formation of linguistic states were seen as more democratic. और ऐसा सोचा गया कि अगर हम लोग ऐसा लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाएंगे तो ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगा. क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में ही बोला जाता है कि सबका रिप्रेजेंटेशन हो. तो ऐसा अगर हम लोग सबके भाषा को हम लोग रिप्रेजेंट करें तो वो डेमोक्रेटिक ही होगा एक तरीके से. तो ऐसा सोचा गया. नाउ इट इज़ मोर देन 50 years सिंस द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. तो अभी लगभग पूरे 50 साल से भी ज़्यादा हो गए लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए हुए. We can say that linguistic states and the movement of formation of these states change the nature of democratic political nature leadership in some basic way. तो ये बोला गया, ऐसा बोल रहा है कि अब ये बहुत लीडरशिप तरीके से पॉलिटिक्स ये चेंज हो चुका है एक तरीके से. द पाथ टू पॉलिटिक्स एंड पावर वाज नाउ ओपन टू पीपल अदर देन स्मॉल इंग्लिश पीपल एलाइट. अब जो पहले जो स्मॉल इंग्लिश पीपल एलाइट थे उन लोग को ही ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था. नहीं, अब दूसरे जो लैंग्वेज वाले हैं उन लोग को भी वैल्यू दिया जाता है. लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो गेव सम यूनिफॉर्म बेसिस टू द रीड्राइंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज. तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ उसके उसके बेसिस पे भी बहुत सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, जैसे कि आंध्रा, मद्रास, चेन्नई, गुजरात, महाराष्ट्र. गुजरात और महाराष्ट्र को 1956 में नहीं किया गया था, 1966 में किया जाता है. वो बताएंगे क्यों किया जाता है. इट डिड नॉट लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री एज मैनी हैड फियर्ड एर्लियर. तो ऐसा सोच रहा था उन लोग कि अगर हम लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनाएंगे तो ये हो सकता है सेपरेटिज्म आए. तो ये नहीं हुआ, ऐसा जो डर था वो नहीं हुआ. ऑन द कंट्रेरी इज स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी. इसके बोल रहा है इसके अपोजिट हम लोग देख रहे हैं कि नेशनल यूनिटी बढ़ गया सब तरीके से. हिंदू मुसलमान भाई भाई, मलयालम कन्नड़ भाई भाई. above all the linguistic states underline the acceptance of principle of diversity. इससे वही डेमोक्रेसी आता है, मतलब डाइवर्सिटी जो है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, उसको एक्सेप्ट कर रहा है. when we say that India adopted democracy it does not simply mean that India embraced a democratic constitution. जब बोल रहा है कि हम लोग, क्या लिखा हुआ है जी, when we say that India adopted democracy, जब हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया है, it does not simply mean that India embraced democratic constitution. इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने बस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, मतलब एक बुक बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन वाला रूल बना दिया, ऐसा नहीं है. nor does it merely mean that India adopted the formation of election. इसका मतलब ये भी नहीं कि बस इलेक्शन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए और उसका इलेक्शन हो रहा है, बस यही नहीं. द चॉइस वॉज लार्जर देन दैट. इस चॉइस बहुत बड़ा है, इसमें सबको रिप्रेजेंटेशन देना होता है और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन सब कुछ होना है. फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही होना जरूरी नहीं, बोल रहा सबको रिप्रेजेंटेशन देना भी जरूरी है. इट वॉज ए चॉइस in favor of reorganization and accepting the existence of difference which could at times be oppositional. तो बोल रहा है कि ये एक चॉइस है. डेमोक्रेसी में क्या होता है, सारे रिप्रेजेंटेशन जो चाहे वो काफ़ी अपोजिट ही हो उसके, सबको रिप्रेजेंटेशन देना. डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड वाज एसोसिएटेड विद प्लुरलिटी ऑफ आइडियाज एंड वे ऑफ लाइफ. तो बोल रहे डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि सारे जो आइडिया है, जो प्लुरलिटी है, जो इतना सारा जो वर्जन है, सबको उठाना, सारे आइडियाज़ को उठाना. मच ऑफ द पॉलिटिक्स इन लेटर पीरियड वाज टू टेक प्लेस विद इन दिस फ्रेमवर्क. तो बहुत सारे पॉलिटिक्स तो ऐसे करके खेल रहे हैं, मतलब पॉलिटिशियंस लोग ऐसे करके वोट ले रहे हैं लेटर पीरियड में, हम इसको उठाएंगे. महतो वाला बोलते हैं हम महतो के लिए काम करेंगे, ऐसा करके होता है. अब देख लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स. तो कैसे कैसे कुछ कुछ स्टेट्स बने उसको देख लेते हैं. द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स डज नॉट मीन हाउएवर दैट ऑल स्टेट्स इमीडिएटली बिकम लिंग्विस्टिक स्टेट्स. तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो ऐसा नहीं कि बस उसी टाइम बन गया, फटाक से नहीं बना उसी टाइम पे. देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ गुजराती एंड मराठी स्पीकिंग पीपल. गुजरात और मराठा में तो थोड़ा ये किया गया. गुजरात और मराठा में क्या किया गया हम बता रहे हैं कि उन लोग अलग अलग मतलब थे ना, गुजराती था एक मराठी थे, उन लोग को एक ही साथ रखा गया था 1956 के बाद भी, क्योंकि उन लोग को सोचा गया ना कि वो वहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता था, गुजरात से भी और महाराष्ट्र से भी. तो अगर उसको हम लोग अलग करेंगे तो वहाँ का सीएम अलग, पीएम सीएम अलग, फिर गवर्नर अलग, तो हो सकता है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत हो, मतलब इधर बाउंड्री के आर पर. तो इसीलिए नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा
तो पॉपुलर एजिटेशन द स्टेट्स महाराष्ट्र एंड गुजरात वेर क्रिएटेड इन 1960 में से करना पड़ा। इन पंजाब ऑल्सो देर वेर टू लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, तो पंजाब में भी दो टाइप के ग्रुप थे। पंजाब में क्या क्या हुआ बता रहे हैं। पंजाब हिंदी स्पीकिंग, पंजाब हिंदी स्पीकिंग एंड पंजाबी स्पीकिंग। पंजाबी में पहले पंजाब भी था, हिंदी स्पीकिंग भी था और पंजाबी स्पीकिंग, लेकिन बाद में इसे क्या किया गया, पंजाबी को अलग किया गया, हिंदी के लिए हरियाणा बनाया गया और कुछ पार्ट को हटा के वो हिमाचल के पास जोड़ दिया। पंजाबी स्पीकिंग पीपल डिमांडेड ए सेपरेट, पंजाबी स्पीकिंग वहाँ पे जो क्या जो नाम था अकाली दल, उन लोग मांग कर रहे थे हम लोग को सेपरेट स्टेट चाहिए, पंजाबी हम लोग को हिंदी के साथ काहे घुसा के रखे हो, इसीलिए उन लोग को देना पड़ा। बट इट वॉज नॉट ग्रांटेड विथ अदर स्टेट इन 1956, लेकिन ये दूसरा स्टेट्स को ऐसा नहीं दिया गया था। स्टेटहुड फॉर पंजाब केम 10 years लेटर, तो स्टेटहुड पंजाब कब मिला, 1966 में मिला। अकाली दल 10 साल तक करते रहे विद्रोह, उसके बाद मिला। व्हेन द टेरिटरीज ऑफ टुडेज हिमालय एंड हिमाचल प्रदेश वे सेपरेट फ्रॉम द लार्जेस्ट पंजाब स्टेट, तो पंजाब स्टेट से क्या क्या डिवाइड हुआ, पंजाब से ये हरियाणा डिवाइड हो गया और ये क्या डिवाइड हुआ, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहले भी था बट वो यूनियन टेरिटरी था और वो काफ़ी छोटा था, तो इसको भी मिक्स कर दिया और काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया। Another major reorganization of the states took place in the north eastern in 1972। 1972 में फिर दूसरा एक स्टेट बनता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए ना, उसके बाद ही 1949 तक आते आते नागालैंड में विद्रोह स्टार्ट हो गया। नागालैंड के लोग बोलने लगे नहीं आप लोग हमको अलग रख रहे हैं, हम लोग एलिनेट हो जा रहे हैं, तो हम लोग को एक सेपरेट स्टेट बनाओ, हम लोग को आसाम के साथ क्यों जोड़ के रखे हो, मेघालय के साथ क्यों जोड़ के रखे हो, ऐसा करके काफ़ी सारा बोला गया। तो इसलिए क्या किया गया, 1972 में मेघालय को बनाया गया, असम से मणिपुर एंड त्रिपुरा टू मर्ज्ड एज सेपरेट स्टेट इन द सेम ईयर, मणिपुर और त्रिपुरा भी बना। द स्टेट ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश केम इन टू बींग इन 1987, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 बना। और नागालैंड देखो, नागालैंड 1963 में, नागालैंड 1963 सबसे पहले नागालैंड बना, फिर उसके बाद ये 1972 में मेघालय और मेघालय को तोड़ा गया आसाम से, वैसे करके काफ़ी सारा बनाया गया। लैंग्वेज डिज नॉट हाउएवर रिमेन द सोल ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे ही बनाया है स्टेट्स का बाउंड्री को, मतलब तोड़ा है, मतलब हाँ वही बाउंड्री को हम लोगों ने इंडिया का बाउंड्री को वैसे ही किए हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ऐसा ही नहीं है। इन लेटर ईयर्स सब डिवीजन रेज डिमांड्स फॉर सेपरेट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट रीजनल कल्चर, कंप्लेंट्स ऑफ रीजनल इम्बेलेंस ऑफ डेवलपमेंट, तो बहुत सारा लेटर पीरियड में हम लोगों ने देखा कि कल्चरल बेसिस पे ही बहुत ज़्यादा ऐसा डेवलपमेंट किया गया, डेवलपमेंट बोल रहे हैं सॉरी, क्रिएट किया गया स्टेट। तीस थ्री जैसे क्या कौन कौन से स्टेट, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड 2000 में चेंज किया गया इन लोग कल्चरल बेसिस पे। तेलंगाना हैज emerged एज ए न्यू स्टेट इन 2000 जून 2014, तो तेलंगाना भी जून ये रिसेंट में बना 10-11 साल पहले। द स्टोरी ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ हैज़ नॉट कम टू एन इंडिया, अभी भी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ कुछ स्टेट्स से जो मांग करते हैं कि हम लोग को चाहिए, मूवमेंट चलता है, डिमांड करता है कि हम लोग को सेपरेट स्टेट चाहिए, जैसे कैसा कैसा विदर्भा महाराष्ट्र में, हरित प्रदेश इन वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश के लोग उत्तराखंड वाले एरिया में, उत्तर प्रदेश भी मांग करता है कि हम लोग को हरित प्रदेश दे दो। नॉर्थर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का नॉर्थर्न रीजन सिलीगुड़ी वाला जो एरिया है वहाँ के लोग भी मांग करते हैं कि हम लोग को भी एक सेपरेट एरिया दो, हम लोग को भी सेपरेट स्टेट बना दो, लेकिन नहीं बनाता है। अब क्वेश्चन है आगे, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। 1 2 3।